बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हमने पढ़ने हैं ल्यूकीमियाज़ और हम एक्यूट ल्यूकीमिया को डिस्कस करने से पहले अपना एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे ताकि हमें सारे न्यूप्लाज़म्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएँ। अब बी सेल न्यूप्लाज़म्स जो हैं वो बोन मैरो में अराइज़ करेंगे और हमें पता है कि बी सेल की प्रोडक्शन और मैच्योरेशन दोनों की दोनों बोन मैरो के अंदर हो रही होती हैं, ठीक है। और यहाँ भी हम देखेंगे कि डिफरेंट बी सेल न्यूप्लाज़म्स कहाँ अराइज़ होते हैं। उसके अलावा जो बी सेल्स बनते हैं वो उसके बाद ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ चले जाते हैं, लिम्फ नोड्स में भी। और हम पढ़ चुके हैं कि लिम्फ नोड्स में ये हमारे पास प्राइमरी जर्मिन वो फॉलिकल्स बनती है ना लिम्फ नोड में, प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स। और जब सेकेंडरी फॉलिकल्स बनती हैं तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में जर्मिनल सेंटर भी होता है। तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या है स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ने का, कि हमें समझ आ जाएगी कि कौन सा न्यूप्लाज्म किस किस लेवल पे बी सेल्स में अराइज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने सिर्फ ल्यूकीमियाज पढ़ने हैं तो हम अभी ल्यूकीमिया इस लेवल पे अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से सेल्स में क्या क्या इशू आएगा। अच्छा, ये देखें, यह है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल, ठीक है, जो अभी प्रोजेनिटर है और ये कॉमन है। उसके बाद हमारे पास ये वाले बनते हैं प्रीकर्सर बी सेल्स। ये बी सेल लिम्फोब्लास्ट हैं, ठीक है। लिम्फोब्लास्ट यानी कि अभी इमेच्योर सेल्स हैं और इस लेवल पे जो ट्यूमर अराइज करता है उसको कहते हैं प्रीकर्सर बी लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा, या अगर वो मैस बनाएगा तो लिम्फोमा। अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा सेल्स मिलेंगे तो हम उसके लिए ल्यूकीमिया का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो प्रीकर्सर बी लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा या ल्यूकीमिया इस लेवल पे अराइज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नाइव बी सेल। नाइव बी सेल वो सेल्स होते हैं जो अभी इमेच्योर होते हैं, यानी कि वो बन तो गए हैं लेकिन उनके ऊपर कोई मार्कर्स वगैरह अभी एक्सप्रेस नहीं हुए। जैसे हम पढ़ते हैं ना CD20 वगैरह, उस टाइप के मार्कर्स, ठीक है। तो इस टाइप के मार्कर्स इनके ऊपर अभी एक्सप्रेस नहीं होते, तो इसलिए इनको नाइव बी सेल्स कहते हैं। और जब अगर ये एंटीजन से एक्सपोज होते हैं तो फिर ये अपनी एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाते हैं, मार्कर्स एक्सप्रेस करते हैं, तो फिर उनको हम मेच्योर बी सेल्स कहेंगे। तो अभी नाइव बी सेल्स हैं। और नाइव बी सेल्स में कौन से ट्यूमर्स अराइज करते हैं? स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा। अब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ लिम्फोब्लास्टिक नहीं है, लिम्फोसिटिक है। सिटिक का मतलब है ये मेच्योर सेल है, इसके कंपेरिजन में ये मेच्योर सेल है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे नाइव बी सेल के लेवल पे क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, यानी कि जब हम CLL पढ़ेंगे तो CLL इस लेवल पे अराइज करेगा, ठीक है। उसके अलावा ये जब बोन मैरो में ही जो प्लाज्मा सेल्स में ट्यूमर अराइज करता है उसको हम क्या नाम देंगे? मल्टीपल माइलोमा। अभी तक के लिए जो अभी हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसके लिए आपको यही 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। CLL इस लेवल पे अराइज करता है और ये जो है हमारे पास लिम्फोब्लास्टिक सेल्स, इनके लेवल पे ALL अराइज करेगा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ALL इमेच्योर लेवल पे अराइज करता है इसलिए लिम्फोब्लास्टिक है, और क्योंकि CLL मैच्योर लेवल पे अराइज करता है इसलिए लिम्फोसिटिक का वर्ड है। सिटिक मतलब मैच्योर सेल्स और ब्लास्ट मतलब इमेच्योर सेल्स। अब यहाँ पर ये डायग्राम भी देख लें। इस डायग्राम को समझने के लिए आपको टी सेल न्यूप्लाज्म्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। टी सेल हमने कहा कि कहाँ मैच्योर होते हैं? थाइमस में जाके, ठीक है। तो डबल नेगेटिव यानी कि अभी इमेच्योर फॉर्म है। ये जो प्रोजेनिटर सेल है या ये जो इमेच्योर सेल है इसने आगे CD4 और CD8 सेल्स बनाने हैं, तो ये अभी किस फॉर्म में है? इमेच्योर फॉर्म में है। इमेच्योर फॉर्म में है तो उसके ऊपर अभी अगेन हमने कहा कि उसके ऊपर वो मॉलिक्यूल्स वगैरह नहीं बने होते, तो ये डबल नेगेटिव है, इसको हम कहते हैं डबल नेगेटिव सेल। और आगे ये डबल पॉजिटिव बनाता है, यानी कि जो हम बात करते हैं ना टी हेल्पर सेल्स जो हम बात करते हैं, और अक्सर हम कहते हैं कि CD4 पॉजिटिव सेल्स, ठीक है। तो जो उनके ऊपर ये जो चार्ज वाली बात है ना कि CD4 पॉजिटिव सेल्स, यानी कि उन्होंने अपने मार्कर्स एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये डबल नेगेटिव से डबल पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, फिर CD4 और CD8 में कन्वर्ट होता है। और उसके अलावा फिर जब ये CD4 CD8 में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अलावा ये जाके लिम्फ नोड में भी चला जाता है, और वहाँ पे अगर ये ट्यूमर अराइज करेगा तो पेरिफेरल टी सेल, ये वाला टी सेल कौन सा है? पेरिफेरल टी सेल है। क्यों? क्योंकि ये थाइमस में मैच्योर होने के बाद निकल के ये दूसरे ऑर्गन में चला गया, लिम्फ नोड में चला गया, इसलिए इसको पेरिफेरल टी सेल का नाम दिया है। और इसमें जो ट्यूमर अराइज करेगा उसको हम कहेंगे पेरिफेरल टी सेल लिम्फोमा। लिम्फोमा यानी कि ये मास बनाएंगे, ठीक है। और इस लेवल पे जो हमारे पास अराइज करेगा वो क्या होता है? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा या ल्यूकीमिया, यानी कि ALL इस लेवल पे अराइज करेगा, ठीक है। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक हमारे पास लिम्फोसिटिक होगा और एक्यूट हमारे पास लिम्फोब्लास्टिक होगा। क्योंकि एक्यूट वो होता है जिसकी प्रेजेंटेशन या जिसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बहुत फास्ट होती है, तो वो इमेच्योर सेल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर आपको ये डायग्राम आ गई तो आपके लिए आगे सारी चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को डिस्कस करेंगे।
जल्दी से कुछ डायग्राम्स रिव्यू कर लेते हैं जिससे हमें पैथोजेनेसिस समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। 3 चीज़ें हो रही होती हैं, यानी कि बेंजीन कंपाउंड्स आए, पार्वोवायरस, B19 इन्फेक्शन आया या कुछ भी आया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उन्होंने सिग्नलिंग पाथवे के अंदर एब्नॉर्मेलिटीज़ कराई और सिग्नलिंग पाथवे की एब्नॉर्मेलिटीज़ की वजह से सेल साइकिल की प्रोग्रेशन बढ़ेगी, सेल की प्रोलिफरेशन बढ़ेगी और ट्यूमेरोजेनेसिस होती है, यानी कि ट्यूमर फॉर्मेशन होगी। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम अराइज़ करती है उसको हम कहेंगे, ये जो हम एक्यूट ल्यूकीमियाज़ पढ़ रहे हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल होता है और वो क्या करता है कि साइटोकाइन्स के इन्फ्लुएंस के अंडर, यानी कि जब साइटोकाइन्स आते हैं, कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, वो एक कमिटेड स्टेम सेल बनता है, ठीक है। कमिटेड स्टेम सेल बनने के बाद वो WBC और किस में कन्वर्ट होता है, लिम्फॉइड सेल्स में। लिम्फॉइड सेल्स लिम्फोब्लास्ट बनाते हैं जो इमेच्योर सेल है, फिर वो वो फिर क्या बनाता है, प्रो लिम्फोसाइट बनाएगा, ठीक है। यानी कि लिम्फॉइड सेल बनाएगा, लिम्फोब्लास्ट, फिर प्रो लिम्फोसाइट बनाएगा और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में, जो इन लेवल्स पे अराइज करता है, यानी कि लिम्फोब्लास्ट और प्रो लिम्फोसाइट के लेवल के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा जब WBC जो माइलोब्लास्ट होते हैं या प्रो माइलोसाइट हैं, इनके लेवल पे जो अराइज करेगा उसको हम कहेंगे एक्यूट माइलोसिटिक ल्यूकीमिया। उसके बाद ये डायग्राम रिव्यू कर लेते हैं। ब्लड का स्टेम सेल था, वो 2 स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हुआ, माइलॉइड स्टेम सेल, लिम्फॉइड स्टेम सेल। लिम्फा के WBCs में कन्वर्ट होता है, जो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये देख लें कि ये है हमारे पास माइलॉइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल से बनते हैं प्लेटलेट्स, RBCs, माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट बनता है। मोनोब्लास्ट मोनोसाइट में कन्वर्ट होगा, माइलोब्लास्ट WBCs में कन्वर्ट होता है जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और ये लिम्फॉइड स्टेम सेल के अंदर यहाँ पे जब कोई म्यूटेशंस वगैरह एग्जिस्ट करती हैं, इस लेवल पे डिफरेंशिएशन अरेस्ट हो गई, यानी आगे फर्दर सेल डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा, तो ये लिम्फॉइड सेल्स आगे ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्लास्ट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये डायग्राम अगर आपके माइंड में होगी तो आपको सारी चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद ये डायग्राम देख लेते हैं, ये भी आपको पैथोजेनेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। फॉर एग्जाम्पल 2 क्रोमोसोम्स थे, ये नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 9 है। नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर एक जीन होती है ABL जीन। नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर 22 है, इसके ऊपर एक जीन होती है जिसको कहते हैं BCR जीन। तो क्या होता है कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, ये क्रोमोसोम्स टूटते हैं और ये दोनों जीन्स आपस में मिल जाती हैं, यानी कि यहाँ से ABL जीन क्रोमोसोम नंबर 9 से और 22 से BCR जीन, ये कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, BCR ABL फ्यूजन जीन बनेगी। और वो फ्यूजन जीन की वजह से जो क्रोमोसोम बन रहा है, वो जो क्रोमोसोम चेंज हो गया है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम और उसके ऊपर BCR ABL फ्यूजन जीन है। अभी तक आपको बस इतना याद रखना है ताकि आगे पैथोजेनेसिस समझने में आसानी हो। ये वाली डायग्राम भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। स्टेम सेल से लिम्फॉइड स्टेम सेल बना, लिम्फॉइड स्टेम सेल लिम्फॉइड ब्लास्ट सेल बनाएगा और वो B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट बनाएगा जो हमारे पास WBCs हैं। और जो ट्यूमर है वो हमारे पास इस लेवल पे अराइज करता है, लिम्फॉइड स्टेम सेल के लेवल पे। तो जब स्टेम सेल के लेवल पे अराइज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लास्ट की फॉर्मेशन होगी और ल्यूकीमिया हो जाएगा पेशेंट में। उसके अलावा आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। एक हमने टर्म पढ़ी है हाइपरप्लॉइडी। प्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल हमारे पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, वो 46 होते हैं। लेकिन हाइपरप्लॉइडी क्या होगी कि जब 46, यानी कि जो नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उससे ज़्यादा क्रोमोसोम्स होंगे, तो वो क्या होगी, हाइपरप्लॉइडी होगी। और हमने देखेंगे कि आगे हाइपरप्लॉइडी की वजह से ल्यूकीमियाज कैसे अराइज करते हैं। हाइपरप्लॉइडी क्या क्या हो सकती है, ट्राइप्लॉइडी, जिसमें हमारे पास डिप्लॉयड के बजाय ट्रिप्लॉयड हो जाएंगे क्रोमोसोम्स, यानी कि टोटल 69 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। इनमें एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम आ गया, 3N कंडीशन। टेट्राप्लॉइडी जो 4N कंडीशन होगी, यानी कि जो नॉर्मल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसकी जगह उनको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 और एक्स्ट्रा आ गए, यानी कि टोटल 4 हो गए, तो वो होती है टेट्राप्लॉइडी, ठीक है। हाइपरप्लॉइडी बहुत सारे सेल्स में अकर करती है और जब हाइपरप्लॉइडी होगी तो उस सेल में क्या होगा, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा तो कैंसर वगैरह अराइज करेंगे। और बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम्स वगैरह भी होते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हाइपरप्लॉइडी एग्जिस्ट करती है। हाइपोप्लॉइडी का मतलब क्या होगा कि नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स है ना, यानी कि जो नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, या हम बात यूज़ करेंगे 46 क्रोमोसोम्स, या हम कहेंगे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उन 23 पेयर से या 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से अगर कम क्रोमोसोम्स होंगे तो वो होती है हाइपोप्लॉइडी। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट जो हम बार-बार पढ़ते हैं वो है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का सेगमेंट टूटता है और वो दूसरा जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी कि जो उसके साथ ही जिसने पेयरिंग नहीं करनी होती, वो उस क्रोमोसोम में जाके अटैच हो जाता है डिफरेंट लोकेशन पे। या फिर क्या होगा कि वो अपने ही क्रोमोसोम में से टूट के जिस जगह उसने पड़े होना था वो दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो ये होती है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन बैलेंस ट्रांसलोकेशन भी होती है कि जब कोई जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होता, या तो नया नहीं आता या लॉस नहीं होता। और अनबैलेंस्ड वो होती है जिसमें कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल या तो एक्स्ट्रा
आ जाएगा या तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशंस भी क्या कराएंगे, ट्रांसलोकेशंस की वजह से भी ल्यूकीमिया हो सकता है। तो क्या ख्याल है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस है यानी कि क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको साइटोजेनेटिक एनालिसिस होता है और कैरियोटाइपिंग होती है और फ्लोरेसेंस इन साइटो हाइब्रिडाइजेशन होती है, फिश टेक्निक। ये 3 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट कर लेंगे। और ये सारी साइटोजेनेटिक यानी कि जो सेल की जीन्स की लेवल पे जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनका एनालिसिस करते हैं कैरियोटाइपिंग और फिश टेक्निक के थ्रू। उसके अलावा आपको प्लोरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल ऐसा सेल होता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरी बॉडी के किसी भी सेल के अंदर डिफरेंशिएट कर सकता है, ठीक है। जबकि जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है वो ऐसा स्टेम सेल होता है जो कि जिसका एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर लीनिएज होता है, यानी कि वो स्पेसिफिक होता है कि उसने सिर्फ इसी लीनिएज में कन्वर्ट होना है, किसी डिफरेंट लीनिएज में कन्वर्ट नहीं होना, ठीक है। तो वो होगा मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। और प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल ये होगा कि जो सारे सेल टाइप्स इन बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है। तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हैं। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होते हैं ना, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो हर तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल जो हैं ये सारे तरह के सेल्स बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये प्लेसेंटा के सेल्स नहीं बना पाएंगे। टोटीपोटेंट कौन से थे कि हमने कहा था कि वो कोई भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है, प्लोरीपोटेंट भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन बस वो प्लेसेंटा के सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल ऐसा स्टेम सेल होता है जो कि लिमिटेड नंबर ऑफ सेल टाइप्स के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो एक पर्टिकुलर लीनिएज के सेल्स में ही कन्वर्ट होगा, उसके अलावा वो किसी सेल्स में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके अलावा आपको एक एंजाइम का पता होना चाहिए। माइलोपर ऑक्सीडेज एंजाइम एक लाइसोसोमल एंजाइम होता है। और क्या होता है कि ये लाइसोसोम में एंजाइम मौजूद होता है और ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में होता है, जो माइलॉइड सेल्स का ल्यूकीमिया उसमें होता है। तो जब आप स्टेनिंग करते हैं तो आपको अगर ये एंजाइम नज़र आ गया तो आपको फटाफट पता चल जाना चाहिए कि अच्छा इस पेशेंट को माइलॉइड ल्यूकीमिया चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो माइलोपर ऑक्सीडेज पॉजिटिव का वर्ड इस्तेमाल होगा जहाँ पे भी, वहाँ आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये माइलॉइड ब्लास्ट हैं। क्यों? क्योंकि माइलॉइड ब्लास्ट्स में माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम मौजूद होता है। और ये किसकी करेक्टरिस्टिक होती है? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जो कि स्पेशली माइलॉइड सेल्स का होता है। उसके अलावा एक और वर्ड जो आपको पता होना चाहिए, हम बार बार यूज़ करेंगे, इम्यूनोफिनोटाइपिंग। अच्छा, जो इम्यूनोफिनोटाइपिंग होती है ना, ये नाम से ही पता चल रहा है कि हम इम्यूनोफिनोटाइपिंग करा रहे हैं, कि इसमें हम सेल्स के ऊपर जो कुछ प्रोटीन्स एक्सप्रेस होते हैं ना, उन प्रोटीन्स का एनालिसिस कराते हैं। जैसे हम ये वर्ड पढ़ते आ रहे हैं, CD20, CD10, CD this, मतलब हम ये पढ़ते आ रहे हैं ना डिफरेंट तरह के मार्कर्स। तो ये जो बेसिकली मार्कर्स होते हैं ना, जो स्पेसिफिक प्रोटीन सेल्स के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं, इम्यून सेल्स के ऊपर, इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या ये डिटेक्ट कैसे करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि इन स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं, ठीक है। तो इनको मार्कर्स का नाम देते हैं। तो प्रोटीन जो इम्यून सेल्स के अंदर से एक्सप्रेस हो रहे होते हैं ना, इसकी रीज़न क्या होती है कि मतलब इनका फ़ायदा क्या है कि ये जो इम्यून सेल्स पे प्रोटीन्स हमने कहा कि CD4 और ये सारे एक्सप्रेस हो रहे हैं, एक तो इनका फ़ायदा ये है कि इनके साथ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बाइंड करती हैं, उनको हम मार्कर्स कहते हैं। और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट के सेल्स के ऊपर कौन से CD मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, कौन से ये मार्कर्स मौजूद हैं। तो इन मार्कर्स की वजह से, CD मार्कर्स वगैरह की मदद से क्या कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को किस टाइप का कैंसर है। इन मार्कर्स का फ़ायदा क्या होता है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये सेल की कम्युनिकेशन कराते हैं, एडहेजन और मेटाबॉलिज्म वगैरह कराते हैं, और इनके ऊपर एंटीबॉडीज़ भी अक्सर आके बाइंड करती हैं। तो इम्यूनोफिनोटाइपिक में हम डिफरेंट तरह के इम्यून सेल्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और अगर हमें पता चल जाएगा कि ये इस टाइप का कैंसर है तो क्या ख्याल है, उसका ट्रीटमेंट आसान नहीं हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है इम्यूनोफिनोटाइपिंग का। तो ये जनरल डेफिनेशंस बस आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएँ। अब हम सारी डायग्राम्स देख चुके हैं, जिससे हमें ल्यूकीमियाज़ वगैरह की बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया या लिम्फोमा, ये ऐसे न्यूप्लाज़म्स होते हैं कि इसमें इमेच्योर बी सेल्स होते हैं, जो हमने प्री बी सेल्स पढ़े थे, ठीक है। डायग्राम आपके माइंड में होगी तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। और उसके अलावा क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, तो लिम्फोब्लास्ट प्री बी सेल्स भी हो सकते हैं और वो प्री टी सेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम लिम्फोब्लास्ट कहेंगे। अब जो ALL में 85% कौन से 85% किस टाइप का ALL होता है? BALL, यानी कि जो इमेच्योर बी सेल्स में अराइज करता है। और ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। चाइल्डहुड एनीमिया, जो चाइल्डहुड ल्यूकीमियाज़ की हम बात करते हैं ना, तो BALL इज़ द मोस्ट कॉमन। और द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ ALL इज़ TALL, यानी कि जो प्री टी सेल्स में अराइज करेगा। और इसकी एज ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होगी? एडोलेसेंट मेल्स में होगा। और किस फॉर्म में होता है? थाइमिक लिम्फोमास की फॉर्म में, यानी थाइमस में इसने लिम्फोमास बनाए हुए होंगे टी सेल। क्योंकि ऊपर हमने डायग्राम में देखा था कि कैसे
यहाँ पे अगर ये देखें डायग्राम आपने देखी थी, तो इसमें हमने देखा था कि ये देखो टी सेल पड़े हुए हैं ना, और ये टी सेल कहाँ जा रहे हैं, थाइमस के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को माइंड में रखना है, तो इसलिए ये एडोलेसेंट्स मेल्स में प्रेजेंट करते हैं, एंड प्रेजेंट इन विच फॉर्म, थाइमिक लिम्फोमास की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि BALL ऐसा मतलब उन्होंने कहा है कि इंटरचेंजेबली क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, यानी कि BALL कभी कभी अनकॉमन होता है कि कभी कभी मैस बना सकता है स्किन में भी, बोन में भी, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो TALL हमने नॉर्मली कहा है कि ये थाइमिक लिम्फोमास बना रहे हैं, लेकिन अक्सर TALL जो हैं वो ल्यूकीमिक पिक्चर में भी हम मिल सकते हैं, यानी कि नॉर्मली हम कह रहे थे ना कि जो बी सेल्स होते हैं, जो बी लिम्फोब्लास्ट होते हैं, नॉर्मली वो ल्यूकीमिया की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, यानी कि ब्लड में हमें इमेच्योर सेल टाइप्स मिलेंगी बी सेल्स की, लेकिन टी सेल ज़्यादातर लिम्फोमा बनाते हैं। लेकिन कभी कभी अनयूजुअल केसेस में क्या होता है कि BALL कभी आपको मैस की फॉर्म में भी मिल सकता है, और TALL कभी आपको ब्लड में इमेच्योर सेल्स की फॉर्म में भी मिल सकता है। तो क्लिनिकल वेरिएशंस डू एग्जिस्ट, राइट। तो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। ALL जो भी आप माइंड में आए तो आपने फ़ौरन सोचना है कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ चिल्ड्रन, राइट। सो मच चिल्ड्रन प्रेजेंट विद दिस टाइप ऑफ कैंसर। तो ALL इज़ मोस्ट कॉमन कैंसर। उसके अलावा ये कौन सी एज पे कॉमन होता है, यंगर देन 15 ईयर्स, यानी जो बच्चे 15 साल से कम एज के होंगे उनके अंदर ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंट करता है, ठीक है। और 15 साल से कम बच्चों के अंदर हमने कहा प्रेजेंट करता है, तो जो सबसे कॉमन एज है वो कौन सी होती है, 3 साल की एज होती है, ठीक है। क्यों 3 साल पे क्यों अराइज करें, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि जो नॉर्मल जो नंबर ऑफ नॉर्मल बोन मैरो के प्री बी सेल्स होते हैं ना, यानी कि जो सेल्स ऑफ ओरिजिन है, प्री बी सेल्स कौन से हैं, हमारे पास स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, यानी कि इमेच्योर सेल्स हैं। तो इस टाइम पे क्योंकि बच्चे के अंदर डेवलपमेंट चल रही होती है, इमेच्योर सेल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो बच्चों के अंदर जो प्री बी सेल्स हैं ना, वो उनके बोन मैरो में बहुत ज़्यादा पड़े हुए होते हैं, तो इसलिए बच्चों के अंदर ALL के चांसेस ज़्यादा होते हैं अर्ली इन लाइफ, ठीक है। और TALL जो होता है वो एडोलेसेंट में एग्जिस्ट करता है। और एडोलेसेंट में TALL क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, टी नाम से ही पता चल रहा है कि टी सेल्स हैं, और वो कहाँ होते हैं, थाइमस में। और इसलिए एडोलेसेंस में अराइज कर रहा है क्योंकि एडोलेसेंस में थाइमस अपने मैक्सिमम साइज़ पे होता है, वो मैक्सिमम काम कर रहा है। जब थाइमस अपना मैक्सिमम काम कर रहा होता है, तो उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा टी सेल्स जो हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो TALL में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके अलावा लेस फ्रिक्वेंटली ऐसा भी होता है कि BALL और TALL किसी भी एज में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये होगा कि BALL बच्चों में ज़्यादा होंगे, ज़्यादा 3 साल की एज में होंगे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे प्री बी सेल्स की अमाउंट बोन मैरो में ज़्यादा होती है। और TALL ज़्यादा एडोलेसेंस में अकर करते हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे थाइमस की मैचुरेशन चल रही होती है और वो अपना मैक्सिमम साइज़ अचीव कर लेते हैं। पैथोजेनेसिस हमने जो पढ़नी हमने एक डायग्राम जो पढ़ी थी कि अच्छा ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो आपके माइंड में डायग्राम होनी चाहिए। जो हमने पढ़ी थी कि प्रो ग्रोथ म्यूटेशंस आती हैं, प्रो सर्वाइवल म्यूटेशंस आती हैं, जिससे अपोप्टोसिस कम होता है, सेल सिग्नलिंग पाथवे ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे ट्यूमर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो क्रोमोसोमल एबरेशंस आती हैं ALL में। उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्रोमोसोमल एबरेशंस है ना, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, क्योंकि क्रोमोसोम ने आगे क्या बनाने हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और आगे वो प्रोटीन बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की एक्सप्रेशन और उनका फंक्शन जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का क्या काम था कि इन्होंने बी और टी सेल की डेवलपमेंट करानी थी। तो क्या ख्याल है, जब ये इमेच्योर होंगे या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की नहीं बनेंगे या तो इनका फंक्शन ख़राब हो जाएगा, तो बी और टी सेल्स अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो TALL में सबसे ज़्यादा म्यूटेशंस कौन सी जीन में होती हैं, नॉच 1 जीन में। और नॉच 1 जीन से क्योंकि टी सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो जब नॉच 1 जीन एबनॉर्मल होगी तो उसकी वजह से टी सेल अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमने नॉच 1 जीन का पढ़ लिया। उसके अलावा हम BALL में कौन सी म्यूटेशंस देखेंगे। BALL में जिन जीन्स में म्यूटेशन होती हैं, इनके नाम आपको इतने ज़्यादा याद करने ज़रूरी नहीं है, बस जनरल आपको पता होना चाहिए। PAX5, TCF3, ETV6 एंड RUNX1 जीन होती हैं, ठीक है। तो इन जीन के अंदर जब कोई भी म्यूटेशंस होगी, तो क्या ख्याल है कि हेमाटोपोइटिक प्रिकर्सर्स की डिफ्रेंसिएशन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि इन सारी जीन्स में मसले होंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एबनॉर्मल बनेंगे या बनेंगे नहीं, या उनका फंक्शन ख़राब होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ख़राब हैं, तो क्या ख्याल है कि उन्होंने बी और टी सेल की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम क्या होता है कि वो आगे प्रोटीन बनवाता है जो सेल्स की डिफ्रेंसिएशन के लिए ज़रूरी होते हैं। जब वो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, सेल्स डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे, उनकी प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी, और इमेच्योर या वो अर्ली हेमाटोपोइटिक प्रिकर्सर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
और मैच्योरेशन अरेस्ट हो रहा है, ठीक है। मैच्योरेशन अरेस्ट हो रहा है और मैच्योरेशन अरेस्ट होता है तो इमेच्योर सेल्स हमने पढ़ा हुआ है कि उनका सेल्फ रिन्यूअल ज़्यादा होता है, उनके अंदर स्टेम सेल लाइक फिनोटाइप होती है और वो ज़्यादा इमेच्योर फॉर्म में होते हैं। तो कैंसर का जो मल्टी स्टेप ओरिजन है, ठीक है, तो मल्टी स्टेप ओरिजन है ना, कि यानी मल्टीपल स्टेप्स में कैंसर हो रहा होता है। तो जो म्यूटेशन होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की, हमने पढ़ा है कि क्योंकि ये मल्टी स्टेप ओरिजन है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ म्यूटेशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में ही होनी ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी म्यूटेशंस होती हैं। ड्राइवर म्यूटेशंस वो म्यूटेशंस होती हैं जो कैंसर करवा रही होती हैं, तो उसके अलावा भी बहुत सारी म्यूटेशंस एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो और कौन-कौन सी ड्राइवर म्यूटेशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं? ऐसी सारी म्यूटेशन जो सेल की ग्रोथ ज़्यादा करवाएँगी, ठीक है? वो म्यूटेशन जो कि टायरोसिन काइनेज़ की एक्टिविटी को बढ़ा देंगी, और इसका क्या काम था? ये प्रो ग्रोथ पाथवे करवा रहा था। टायरोसिन काइनेज़ एक्टिविटी, उसके अलावा रास सिग्नलिंग को ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कराएँगी। तो इन सारी चीज़ों का क्या काम है कि इन्होंने सेल की ग्रोथ ज़्यादा करवानी होती है, ठीक है? और एएलएल के बारे में एक बात आपने याद रखनी है कि 10 से कम म्यूटेशंस भी ये कैंसर कराने के लिए काफ़ी होती हैं। तो इस बात का क्या मतलब है कि ALL is genetically very simple. It require only 10 or fewer than 10 mutation to develop, right? तो एक कैंसर जो इतनी कम म्यूटेशन में डेवलप हो रहा है, क्या ख्याल है वो जेनेटिकली सिंपल है, यानी कि थोड़ी सी म्यूटेशन एक्यूमुलेट होंगी तो कैंसर हो जाएगा? तो 90% ऑफ ALL जो है उसमें क्रोमोसोमल चेंजेस एग्जिस्ट करती हैं। वो न्यूमेरिकल भी हो सकती हैं, यानी ऐसा हो सकता है कि क्रोमोसोम के नंबर कम हो सकते हैं, या वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई ना कोई मसला है। जो मोस्ट कॉमन हमने पढ़ा था हाइपरप्लॉइडी क्या होती है, जो हमारे पास नॉर्मल डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से ज़्यादा क्रोमोसोम एग्जिस्ट करेंगे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है वो हाइपरप्लॉइडी होती है, और हाइपरप्लॉइडी कौन सी, जिसमें 50 से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। और हाइपोप्लॉइडी क्या होगी, ऑब्वियसली जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से कम होंगी। उसके अलावा क्या क्या मसले आ सकते हैं क्रोमोसोम, यानी ये सारे मसले हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोम के लेवल पे, जीन्स के लेवल पे मसले आ रहे हैं, और जीन्स के लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ट्रांसलोकेशंस भी हो सकती हैं। तो आपने बस वो जो आपने बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वो माइंड में होंगे तो आपको चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा इम्यूनोफिनोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट है एक सेल की फाइंड आउट करनी, क्यों? क्योंकि इससे हमें प्रोग्नोसिस पता चलता है और इससे हमें पता चलता है कि सेल की कौन सी टाइप है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी जो है वो BALL में अगर जो एग्जिस्ट करती हैं, BALL में हमने कहा कि हाइपरप्लॉइडी भी होती है, हाइपोप्लॉइडी भी होती है। तो हाइपरप्लॉइडी का बेटर प्रोग्नोसिस है, यानी कि ये पेशेंट रिकवर कर सकते हैं, इसका प्रोग्नोसिस बेटर है। लेकिन जो हाइपोप्लॉइडी होती है उसका वर्स प्रोग्नोसिस होता है BALL में, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो एक तरह से हाइपरप्लॉइडी वाले पेशेंट्स होंगे तो उनका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, लेकिन हाइपोप्लॉइडी वालों का वर्स प्रोग्नोसिस होगा, ठीक है। और हमने एक बात पढ़ी है कि BALL की हमने बात की और TALL की बात की कि इन दोनों में जो ट्रांसलोकेशंस होती हैं वो दोनों की डिफरेंट होती हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि मॉर्फोलॉजिकली, यानी जब आप मॉर्फोलॉजी देखते हो तो मॉर्फोलॉजिकली ये बिल्कुल सेम प्रेजेंट करते हैं। जेनेटिकली ये डिफरेंट है लेकिन मॉर्फोलॉजिकली ये सेम है। तो इन दोनों की हम कॉमन BALL और TALL की मॉर्फोलॉजी जो कॉमन है वो हम देखेंगे। तो ल्यूकीमिया है तो इसका मतलब क्या है कि बोन मैरो हाइपर सेलुलर होगा और उसमें लिम्फोब्लास्ट यानी कि इमेच्योर सेल ज़्यादा मिलेंगे और ये नॉर्मल बोन मैरो को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि अगर TALL है तो थाइमस के अंदर मैसेज बनेंगे, तो थाइमस मीडियस्टाइनम में जो थाइमिक मैसेज होते हैं वो भी पेशेंट में नज़र आएंगे अगर तो वो TALL का पेशेंट है, ठीक है। उसके अलावा TALL के पेशेंट में क्योंकि लिम्फ नोड वगैरह हम बात करें ना, टी सेल्स हैं, तो टी सेल्स किस किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं, थाइमस के साथ, तो थाइमिक मैसेज मिल सकते हैं। उसके अलावा लिम्फ नोड के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो लिम्फ एडिनोपैथी मिल सकती है। स्प्लीनोमेगैली के स्प्लीन एनलार्ज हो सकती है, क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा इमेच्योर सेल्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टी सेल्स होंगे, वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे तो स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी। उसके अलावा BALL और TALL दोनों के सेल्स कैसे होते हैं, इनके अंदर बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि एक तो ऐसा सेल है ना, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस उसका बहुत बड़ा होता है और बिल्कुल थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म एक तो इतना कम होगा और उसके अलावा वो बेसोफिलिक होगा, यानी पर्पल पर्पल आपको नजर आएगा तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। और न्यूक्लियाई जो है, क्योंकि जाहिर है हमने कहा कि स्कैंड साइटोप्लाज्म है, यानी कि साइटोप्लाज्म इज लेस इन अमाउंट, इट मीन्स दैट न्यूक्लियस इज एनलार्जिंग, राइट। न्यूक्लियस लार्ज हो गया है तो उसकी वजह से साइटोप्लाज्म छोटा हो गया, तो ऑब्वियसली इनके न्यूक्लियस लार्जर होंगे। उसके अलावा जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन है, क्योंकि इतना बड़ा न्यूक्लियस है तो वो बिल्कुल फाइन सा क्रोमैटिन पड़ा हुआ होता है और फाइनली स्टिपल्ड होता है, ठीक है। स्टिपल्ड यानी कि वो हमें डॉट्स की फॉर्म में नज़र आता है। और उसके अलावा जो इनके न्यूक्लियलाई होते हैं, आप देखो न्यूक्लियस क्योंकि हमने कहा बड़ा है तो न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जाम्पल, तो छोटे छोटे न्यूक्लियोलाई पड़े हुए होंगे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा जो न्यूक्लियोलाई होते हैं, क्योंकि पूरे न्यूक्लियस में क्रोमैटिन पड़ा है तो न्यूक्लियोलाई के इर्द गिर्द ना एक रिम सी बनी हुई होती है क्रोमैटिन की, ठीक है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्योंकि अभी मैंने बात की
कपलिंग का मतलब क्या है, डॉट डॉट। तो इस तरह की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, वो सब डिवाइडेड फॉर्म में आपको मिलेगी और उसकी वजह से इसकी ऐसे कॉन्वोल्यूटेड सी अपीयरेंस आपको नज़र आएगी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो इसके अलावा एक बात आपको पता है कि ये ल्यूकीमिया है, तो माइटोटिक रेट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा ऐसे सेल्स में। और उसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें है कि क्योंकि सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो मैक्रोफेजेस खाना स्टार्ट कर देते हैं सेल्स को, तो इसकी वजह से मैक्रोफेजेस क्योंकि इंजेस्ट कर रहे होते हैं तो अपोप्टोटिक ट्यूमर सेल्स को, तो उसकी वजह से एक स्टारी स्काई सी अपीयरेंस मिलती है, ठीक है। अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगी कि स्टारी स्काई अपीयरेंस कैसी होती है, कि जो मैक्रोफेजेस ट्यूमर सेल्स को खा के बैठे हुए होते हैं तो वो स्टारी स्काई बना लेते हैं कि इतने ज़्यादा होते हैं। अब डिफरेंट रिस्पॉन्स है कीमोथेरेपी, यानी कि TALL और BALL का रिस्पॉन्स कीमोथेरेपी से डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके अलावा ALL AML से भी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए ALL को AML से डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में आपने सेपरेट कीमोथेरेपी देनी है। और डिफ्रेंशिएट क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों अक्सर सिमिलर साइन और सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। अब क्या चीज़ आपको, एक कॉमन चीज़ जो आपने माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट में कंपेयर करनी है, जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं ना, उनका जो क्रोमेटिन है वो ज़्यादा कंडेंस्ड होता है, माइलोब्लास्ट का इतना कंडेंस नहीं होता। इनके न्यूक्लियोलाई लेस कंस्पिशियस होते हैं, यानी कि इतने प्रोमिनेंट नहीं होते। उसके अलावा लिम्फोब्लास्ट में एक तो कंडेंस क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलाई छोटे छोटे होंगे, बहुत बेयरली नोटिसेबल होंगे, और साइटोप्लाज्म इनका बहुत कम होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म विच लैक ग्रैन्यूल्स, यानी कि उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है। और अगेन वही वाली बात है कि ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशंस एब्सोल्यूट नहीं है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमेशा ऐसा एग्जिस्ट करेगा, वेरिएशन स्टिल आती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपने डेफिनेटिव डायग्नोसिस करना होता है वो डिपेंड करता है एंटीबॉडीज़ के ऊपर, वो एंटीबॉडीज़ जो कि बी और टी सेल एंटीजन, यानी बी सेल के ऊपर कुछ एंटीजन है, हमने बताया था ना मार्कर्स होते हैं कुछ, तो बी सेल के ऊपर कुछ मार्कर्स हैं, टी सेल के ऊपर कुछ मार्कर्स हैं, इनके खिलाफ बनती है एंटीबॉडीज़। तो उन एंटीबॉडीज़ की मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सेल के ऊपर कौन सा मार्कर है और ये कौन सा सेल है, उसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हिस्टोकेमिकल स्टेन्स जो हैं वो भी हेल्पफुल होते हैं, क्यों, क्योंकि जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं, अभी मैंने माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम का बताया था ना, और ये किस में होता है, माइलोब्लास्ट में। तो क्या ख्याल है लिम्फोब्लास्ट में होगा, नहीं होगा। तो लिम्फोब्लास्ट आर माइलोपेरोक्सीडेज एंजाइम नेगेटिव विच इज़ अ लाइसोसोमल एंजाइम, ये लिम्फोब्लास्ट में नहीं होगा। उसके अलावा जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं उसमें पीरियोडिक एसिड्स के पॉजिटिव साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, यानी कि लिम्फोब्लास्ट का ये न्यूक्लियस है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये किस चीज़ से स्टेन होता है, कौन से स्टेन से, पीरियोडिक एसिड स्टिफ स्टेन, यानी कि PAS स्टेन से इनका साइटोप्लाज्म मटेरियल जो है वो स्टेन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको बताएगी कि ये लिम्फोब्लास्ट है। इसके बाद हम देख लेते हैं इम्यूनोफिनोटाइपिंग। इम्यूनोफिनोटाइपिंग की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सेल के ऊपर कौन से मार्कर्स हैं, और उन मार्कर्स की मदद से हमें पता चलता है कि ये कौन सा सेल है। अब इम्यूनोस्टेनिंग जो हम करते हैं, इम्यूनोस्टेनिंग कौन से एंजाइम के लिए करते हैं, TDT एक एंजाइम होता है, टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये क्या होता है, ये एक DNA पॉलीमरेज होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो प्री बी सेल्स हैं ना और प्री टी सेल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर ये एक्सप्रेस होता है, TDT एंजाइम। तो क्या ख्याल है, जब आपको स्टेनिंग पे एंजाइम मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्री बी सेल्स हैं और प्री टी सेल्स हैं, ठीक है, जो लिम्फोब्लास्ट हैं। तो 95% केसेस में TDT पॉजिटिव होगा। तो लिम्फोब्लास्ट आर TDT पॉजिटिव वाइल माइलोब्लास्ट आर MPO पॉजिटिव, राइट। तो इस पॉइंट के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कैंसर है। BALL हमने कहा है कि इसमें क्या मसला हुआ होता है कि बी सेल डेवलपमेंट और मैच्योरेशन नहीं हो रही होती है, वो अरेस्ट हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो अरेस्ट हुआ हुआ होता है, तो जिस जिस लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एक इमेच्योर फॉर्म है उसके ऊपर स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन या मार्कर होते हैं, दूसरी इमेच्योर फॉर्म है उसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन या मार्कर होते हैं। तो आपको पता भी, मार्कर से ये भी पता चल सकता है कि ये कौन से लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन पे अभी सेल पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो लिम्फोब्लास्ट हैं उनके ऊपर पैन बी सेल मार्कर होता है, यानी कि पैन बी सेल का मतलब क्या है कि सारे बी सेल्स के ऊपर ये मार्कर लाजमी होगा, और वो है CD19। तो CD19 आपको सारे के सारे लिम्फोब्लास्ट में मिलेगा। उसके अलावा आपको लिम्फोब्लास्ट में क्या मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर PAX5 मिलेगा, और CD10, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और जो बहुत इमेच्योर सेल्स होते हैं BALL में, जो बहुत इमेच्योर बी सेल्स होते हैं उनके ऊपर CD10 नहीं होता, ठीक है, CD10 नेगेटिव होते हैं। तो अगर आपको CD10 नहीं मिल रहा, आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये बहुत इमेच्योर सेल्स हैं। उसके अलावा जो लेट बी सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि प्री बी की फॉर्म में है, तो वो भी इमेच्योर ही, लेकिन ये लेट इमेच्योर फॉर्म है, यानी कि मैच्योरेशन में ये बहुत आगे एग्जिस्ट करती है। तो इसमें कौन कौन से मार्कर्स होते हैं, वो CD10 19 20, ठीक है। ये याद रखने हैं कि जो लेट प्री BALL में कौन से मार्कर्स होते हैं, 10 19 एंड 20। और उसके अलावा मार्कर्स के अलावा आपको क्या मिलता है कि इन प्री बी सेल्स के
साइटोप्लाज्म में आपको IgM जो एंटीबॉडी है उसकी हैवी चेन मिलती है, ये वाली माइक्रो चेन, ठीक है। तो सिमिलरली जो है वो आगे हम ये तो BALL के सेल्स की बात कर ली ना, इसी तरह आप TALL के सेल्स की बात कर लेते हैं। जो टी सेल्स होते हैं वो भी वेरियस डेवलपमेंट की स्टेजेस पे होते हैं। जो प्री टी सेल्स वगैरह होते हैं मोस्ट केसेस में वो किस चीज़ के लिए पॉजिटिव होते हैं, उनके ऊपर CD1 होता है, CD2 होता है, CD5 होता है और CD7 होता है, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इमेच्योर ट्यूमर्स होते हैं ना, उनके ऊपर CD3, 4, 8 नहीं होता, जबकि जो लेट प्री टी सेल्स होते हैं उनके ऊपर CD3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो शुरू की स्टेज में सेल्स मिलते हैं उनके ऊपर 1, 2, 5, 7 मिलेगा आपको, और जो बहुत लेट टी सेल्स मिलेंगे डिफ्रेंसिएशन में उनके ऊपर आपको 3, 4, 8 मिलेगा, ठीक है। 1, 2, 7 इमेच्योर पे, 1, 2, 5, 7 इमेच्योर पे, 3, 4, 8 मैच्योर वाले या लेट प्री टी सेल्स पे आपको ये मार्कर्स मिलेंगे। तो क्या ख्याल है इन मार्कर्स का क्या फ़ायदा है कि आप जब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कराते हो तो आपको ये मार्कर्स मिले तो आप आइडेंटिफाई कर सकोगे ना, तो इसलिए इन मार्कर्स का फ़ायदा है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? क्लिनिकल फीचर्स ब्लास्ट की बेसिस पे आएंगे। ब्लास्ट ने क्या किया, पूरे बोन मैरो के अंदर ब्लास्ट पड़े हुए हैं, सप्रेस करेगा बोन मैरो को, तो सारे के सारे क्या मसले नज़र आएंगे, बोन मैरो की सप्रेशन के, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि एब नॉर्मल या एब्रप्ट स्टॉर्मिंग ऑनसेट होता है, यानी कि ये बहुत जल्दी ऑनसेट करता है। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया डेज़ टू वीक्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। विद इन डेज़ टू फर्स्ट वीक ऑफ द फर्स्ट सिम्टम आपको ये सारा बोन मैरो जो है वो सेल से भरा हुआ नज़र आता है, यानी कि इतना जल्दी अपना कोर्स पूरा करता है। ये डायग्राम देख लें, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को समझने के लिए। अब ये देखें, हमने कहा था ना कि इनमें कंडेंस्ड क्रोमैटिन होता है। ये देखो कंडेंस्ड क्रोमैटिन पड़ा हुआ है और कितने बड़े-बड़े न्यूक्लियोलाई नज़र आ रहे हैं, नहीं कोई छोटे-छोटे, ये देखो बीच में कोई छोटे-छोटे, किसी में ये देखो न्यूक्लियोलाई छोटे-छोटे नज़र आ रहे हैं। और साइटोप्लाज्म कितना सा, ये देखो थोड़ा-सा एंड पे थोड़ा-थोड़ा साइटोप्लाज्म इतना-इतना पड़ा हुआ है, स्कैंड साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ए ग्रैन्युलर है, उसमें कोई ग्रैन्यूल्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने कराई है फ्लो साइटोमेट्री, जिसके ज़रिए हम मार्कर्स पता चलाते हैं। तो देखो क्या मिल रहा है, सेल के अंदर TDT पॉजिटिव है, इसका मतलब है लिम्फोब्लास्ट है। CD22 मिल रहा है, CD19 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना 10, 19, 20, 22 ये मार्कर्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बी सेल मार्कर, ये जो TDT है और CD22 है, ये बी सेल मार्कर है, तो ये बी सेल्स पे आपको मिलता है। उसके अलावा CD10 और 19 भी आपको मिलता है, और ये 10, 19 हमें किस पे मिलता था, प्री बी लिम्फोब्लास्ट, जो प्री बी होते हैं जिस स्टेज में, उसमें मिलता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है, इन सारी चीज़ों से इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से मुझे क्या पता चला कि TDT है, CD22 है, तो मेरे फ़ौरन माइंड में आया कि ये तो बी सेल के मार्कर हैं। सिमिलरली मैंने जब कराया तो CD10 भी मिला, CD19 भी मिला, और मुझे पता चला कि ओह ये तो प्री बी सेल के ऊपर मौजूद होते हैं। तो क्या ख्याल है डायग्नोसिस क्या बना, क्या डायग्नोसिस बनेगा, सोचें आप, BALL, ठीक है। यानी कि ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, कौन सा, बी सेल्स, जिसमें बी लिम्फोब्लास्ट है, राइट। तो इस तरह से इन मार्कर से हमें पता चलता है कि क्या डायग्नोसिस बनेगा। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लो साइटोमेट्री पता चली आपको। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि जो सिम्टम्स हैं क्या क्या नज़र आते हैं बोन मैरो के फंक्शन के, डिप्रेशन वाले सिम्टम्स नज़र आएंगे जो हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शंस होंगे, अनीमिया होगा, फीवर होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी। उसके अलावा मैस इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि न्यूप्लास्टिक प्रोलिफ्रेशन हो रही है, सेल्स बहुत ज़्यादा जमा होना स्टार्ट होंगे, तो मैस इफेक्ट आएंगे, और ये ज़्यादा कॉमन किस में होते हैं, ALL में। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जो मैस इफेक्ट्स हैं ये ALL में ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। बोन्स में जब इतने ज़्यादा सेल्स पड़े हुए हैं, मैस इफेक्ट की वजह से बोन में क्या होगा, बोन पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा कि सब पेरियोस्टियम में, यानी पेरियोस्टियम के नीचे वाली जगह में, पूरी बोन में हर जगह सेल पड़े हुए हैं, तो बोन पेन होगा, ऑब्वियसली बोन पेन पेशेंट को स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर लिम्फ नोड में होंगे, यानी कि TALL होगा, तो लिम्फेडेनोपैथी होगी। स्प्लीन में स्प्लीन में जाएंगे जब टी सेल्स, तो उसकी वजह से स्प्लीनोमेगली हो जाएगी, हेपेटोमेगली भी हो जाएगी, और टेस्टिस की एनलार्जमेंट भी हो जाएगी। और TALL में जो है वो, TALL में एक्स्ट्रा चीज़ें, यानी कि ये दो सारी चीज़ें तो हमने पूरे ALL में कॉमन पढ़ी, TALL में एक्स्ट्रा चीज़ें क्या होती हैं कि इसमें लार्ज वेसल्स की कंप्रेशन होती है, क्योंकि TALL मैसेज बनाता है ना बड़े बड़े। तो क्या ख्याल है, अगर तो थाइमस का मैस बनेगा, तो थाइमस कहाँ होता है, मीडियस्टाइनम में, पीछे एयरवे पड़ा हुआ है हमारा, ट्रेकिया वगैरह, तो उसकी कंप्रेशन भी करा सकता है, ठीक है। एयरवे की कंप्रेशन भी करा सकता है, और पीछे क्या पड़ी हुई होती है, एओर्टा इंफीरियर वेना केवा, उनकी कंप्रेशन करा सकता है, ऑब्वियसली करा सकता है। तो ये वाले सिम्टम्स इसमें ज़्यादा मिलते हैं TALL में। उसके अलावा जो है वो CNS की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, जिसमें पेशेंट सर दर्द के साथ आता है, उसको वॉमिटिंग होती है। उसके अलावा उसको नर्व पैल्सी स्टार्ट हो जाती है। ये सब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ALL स्प्रेड करके ब्रेन की मेनिंजेस में चला गया, ठीक है। और ये जो आपको
आपको आपने ये बात याद रखनी है, मैस इफेक्ट MC से याद रखना है, मैस इफेक्ट एंड CNS सिम्टम्स आर मोर कॉमन इन ALL, राइट। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक ALL जो बच्चों में होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट सक्सेस का होता है। इसमें एग्रेसिव कीमोथेरेपी दी जाती है, तो 95% पेशेंट्स में रेमिशन हो जाती है, कंप्लीट रेमिशन। रेमिशन का मतलब ये होता है कि जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं दे आर एट अनडिटेक्टेबल लेवल्स, यानी कि इतने ब्लास्ट सेल कम हो जाते हैं कि वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो इस चीज़ को कहते हैं रेमिशन, ठीक है। बच्चे कहते हैं उसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ भी हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, यानी अगर ये वाले फैक्टर्स हैं तो चांसेस पेशेंट के रिकवर करने के बहुत कम होंगे। अगर तो बच्चा 2 साल से कम का है वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा, ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर तो कौन सी ट्रांसलोकेशन हमने पढ़ा कि MLL जीन की अगर ट्रांसलोकेशन होंगी तब ALL जो कैंसर है ये ज़्यादा डेंजरस होगा। उसके अलावा अगर ये एडोलेसेंट में या फिर एडल्टहुड में प्रेजेंट करे, है तो बच्चों का कैंसर लेकिन सोचो ये एडल्टहुड में प्रेजेंट कर रहा है, तो इसके प्रोग्नोसिस क्या होगा, ज़्यादा सिवियर हो जाएगा। उसके अलावा वर्स्ट प्रोग्नोसिस के साथ क्या चीज़ एसोसिएटेड होती है, अगर तो ब्लास्ट काउंट 1 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा ब्लास्ट काउंट है तो वो भी बहुत सिवियर प्रोग्नोसिस होता है। तो 1 लाख यानी इतने ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है ट्यूमर का बर्डन पेशेंट में ज़्यादा है। अब हमने ये पढ़ लिया कि वर्स्ट प्रोग्नोसिस फैक्टर, अब अच्छे प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स या फेवरेबल वो कौन से होते हैं, अगर तो एज 2 से 10 साल के बीच में है जब ट्यूमर प्रेजेंट किया है तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। हमने पढ़ा था कि ऊपर 1 लाख तक ब्लास्ट का काउंट था, अगर ब्लास्ट का काउंट कम होता है तो प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। हमने पढ़ा था कि हाइपरप्लॉइडी है तो प्रोग्नोसिस क्या होगा, अच्छा होगा। अगर तो ट्राइसोमी है, हाइपरप्लॉइडी की ही टाइप है ना, ट्राइसोमी किस किस में, 4 में, 7 में और 10 में, तो प्रोग्नोसिस क्या होगा, अच्छा होगा। और एक ट्रांसलोकेशन की टाइप है कि कौन सी ट्रांसलोकेशन होगी तो प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, 1221, यानी कि अगर 1221 ट्रांसलोकेशन है तो प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, ठीक है। तो उसके अलावा ट्रीटमेंट के बाद जब आपने ट्रीटमेंट किया और पेशेंट को देखा कि उसमें रेजिडुअल डिजीज़ कितनी है, अगर रेजिडुअल डिजीज़ कम मिलेगी तो क्या ख्याल है कि प्रोग्नोसिस क्या होगा, अच्छा होगा। और अगर आपने ट्रीटमेंट दिया है उसके बाद भी कोई ना कोई रेजिडुअल डिजीज़ मौजूद है तो प्रोग्नोसिस क्या होगा, प्रोग्नोसिस वर्स्ट होगा। उसके अलावा हमने क्रोमोसोमल एबेरेशंस पढ़ी हैं और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को ऑल्टर कर देती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ट्रांसलोकेशन 922, ठीक है। तो 922 ट्रांसलोकेशन क्या करती है कि 922 पहले पहले तो जितनी भी हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशंस पढ़ी वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को चेंज कराती हैं, लेकिन 922 ट्रांसलोकेशन जो है वो एक फ्यूजन जीन क्रिएट करवाती है। और फ्यूजन जीन क्या करेगी कि वो हमने अभी BCR ABL मैंने बताया था ना, वो डायग्राम दिखाई थी, तो BCR ABL फ्यूजन जीन क्रिएट हो जाती है और BCR ABL टायरोसिन काइनेज एंजाइम बनवाती है, ठीक है। तो टायरोसिन काइनेज एंजाइम का पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो BALL में जो BCR ABL फ्यूजन प्रोटीन बनता है ना, उसकी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, जो BALL में बनता है। उसके अलावा जो TALL में बनता है उसकी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी इतनी नहीं होती, उसकी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी कम होती है, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ना है कि जो T922 वाली जो ट्रांसलोकेशन 922 पॉजिटिव ALL होते हैं ना, यानी कि जिनमें 922 ट्रांसलोकेशन अभी ऊपर हमने पढ़ी जिनमें BCR ABL फ्यूजन जीन है, तो क्या ख्याल है कि इसमें हमने पढ़ा है ना कि BCR ABL से प्रोटीन बनता है जिसकी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, तो क्या ख्याल है कि अगर हम टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स दे देंगे, यानी कि जो BCR ABL टायरोसिन काइनेज है इसके अगर हम इनहिबिटर्स दे देंगे तो फ़ायदा होगा, हाँ फ़ायदा होगा। जिन लोगों में ये वाली ट्रांसलोकेशंस होंगे उसमें BCR ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर से फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ आपने कीमोथेरेपी भी देनी है पेशेंट्स को, ठीक है। एडल्ट्स में क्या करते हैं आप, एडल्ट्स में भी बहुत सारे थेराप्यूटिक हमारे पास टारगेट्स होते हैं कि हमने एडल्ट्स में किस तरह से ट्रीट करना है। और आपको ये बात पता है कि एडल्ट्स में क्यों डिफरेंट होता है बच्चों से, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस एडल्ट और चाइल्डहुड में डिफरेंट होती है, ठीक है। और क्या होता है कि बूढ़े लोग जो होते हैं, ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसलिए आपने उनमें ध्यान रखना होता है। बच्चों में तो वो क्यूरेटिव होती है कि बच्चों को तो आप दे सकते हैं लेकिन बूढ़े लोगों को नहीं दे सकते, ठीक है। उसके अलावा अब जो एडवांस ट्रीटमेंट आई है वो क्या आई है, हमने काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल्स बना लिए हैं और वो क्या करते हैं कि वो B सेल का जो एंटीजन B सेल है इसके ऊपर एंटीजन है CD19। हमने कहा था ना कि B सेल के ऊपर मोस्ट कॉमन एंटीजन होता है CD19, तो हमने क्या किया है कि काइमेरिक का मतलब ये होता है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, यानी कि जिसमें हमने डिफरेंट तरह की जीन्स को कंबाइन किया और एक नया प्रोडक्ट बनाया, उसको कहेंगे काइमेरिक। तो हमने नया एक एंटीजन रिसेप्टर T सेल बनाया, यानी कि उसके ऊपर एंटीजन के रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमने डिफरेंट तरह की जीन्स को कंबाइन करके बनाए। तो ये T सेल क्या करेगा कि ये इस CD19 को डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन क्या है कि एक तो ये महंगा बहुत है कि
हम इन बी सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये वाला जो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल बनाते हैं, एक तो ये महँगा बहुत बनता है, ठीक है? और दूसरा ये कि इसकी टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो बेचारे पेशेंट को ट्रीट करने के बजाय अक्सर उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से पेशेंट मर जाता है। तो हमें फ़ायदा तो नहीं हुआ ना, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो इतना कॉमन नहीं है। उसके अलावा जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ज लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा का जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन। इट आइदर अराइजेस फ्रॉम बी सेल्स और टी सेल्स, राइट? हाईली एग्रेसिव ट्यूमर्स के अंदर साइन और सिम्टम्स क्या आते हैं? बोन मैरो फेल हो जाता है। उसके अलावा मैसेज बने हुए आपको नजर आते हैं ट्यूमर सेल्स में। जेनेटिक लीजन्स होते हैं और वो सारी जीन्स हमने पढ़ ली क्या क्या मसले होते हैं। इन जीन्स के मसलों की वजह से क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाती और इमेच्योर नॉन फंक्शनल ब्लास्ट एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूमर की जीन के जो हमने फ्यूजन जीन पढ़ी थी वो कौन सी थी? BCR-ABL फ्यूजन जीन। और BCR-ABL फ्यूजन जीन के खिलाफ, उस प्रोटीन के खिलाफ हमने इनहिबिटर्स दिए थे जो हमारे ट्रीटमेंट का टारगेट था। तो दिस वाज ऑल अबाउट ALL लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।